Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो कैसे हो आप सब? दोबारा से मिल रहे हैं आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की वजह से काफ़ी बिज़ी थी, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। तो वापस से हम लोग वीडियोस बनाना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे, हम लोगों ने क्या चीज़ निकालनी सीखी थी? हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखा था। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने पे और केपी केसी के बीच में जो रिलेशन था उस पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको बोलती हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन का कुछ नहीं पता होता, कहीं पे भी एज इट इज़ उठ के कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा होने चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बल्कि मैं तो एक बार सोच रही थी इस सिंपल से क्वेश्चन को होमवर्क में दे दूँ, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, करा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि PCl5 है, PCl3 है और Cl2 है। ये तीनों आपस में जो है इक्विलिब्रियम पे हैं और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 500 केल्विन। और कह रहे हैं कि PCl3 की कंसंट्रेशन इतनी है, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, और आपको क्या करना है? Kc निकालना है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि Kc निकालने का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा होता है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और जो भी उनके कोफिशिएंट होते हैं, सोशियोमेट्री होती है, उसको हम उनके पावर में चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे तो कोई सोशियोमेट्री है नहीं ना, 1 है। पावर में अगर 1 चढ़ाओगे भी तो कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। तो प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट को लिखो PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन, है ना। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट क्या है? PCl5 है। तो इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। PCl3 की वैल्यू कितनी दी गई है? वो दी गई है 1.59। Cl2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.59 डिवाइड बाई PCl5 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.41, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। 9 9 ज़ा कितना हो गया? 81। 9 5 ज़ा कितना हो गया? 45। 45 और 8 कितना हो गया? 53। तो ये 3 आ गया, यहाँ पे 5 रहा। 9 1 ज़ा 9 और ये 5 कितना हो गया? 40। फिर 5 से कर लीजिए इसको। 25। 25 और 4 कितना हो गया? 29। और 5 एकम 5 रखिए 7। 9 5 1, तो कितना आ गया? 1 8। 9 और 9 कितना हो गया? 18। 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। फिर ये कितना हो गया? 8 और 10 और 5 15, और ये कितना होगा? ये। अब यहाँ पे जो पॉइंट है 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आया है? ये आया है 2.5281 डिवाइड बाय 1.41, ठीक है। अब देखो, यहाँ से पॉइंट हटाया, 4 डिजिट्स थी, 4 0 आ गई। यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 डिजिट्स थी, 2 0 आ गई, ये कट भी गया 2 से 2। तो क्या बचा है यहाँ पे? 25281 डिवाइड बाय 141, और यहाँ बचा है 10 की पावर 2, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -2, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसमें फिर उसको इंक्लूड कर लेंगे। अभी डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं पॉइंट हटा देती हूँ। 141 से डिवाइड करेंगे, 2 पे देख लेते हैं कितना जा रहा है। 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो 2 पे तो ज़्यादा जा रहा है, तो 1 पे जाएगा। माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और फिर यहाँ पे 1, फिर 8 आ गया नीचे। अब देखो कितने पे जाएगा? 8 पे देखते हैं। हम 8 8 चौक 32, हम 8 और 11, ये तो ज़्यादा जा रहा है ना, तो 7 पे जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, एकम 7,
और 9, तो ये 7 पे गया, 987 माइनस करेंगे। 8 में से 7 गया 1, 11 में से 8 गए, कितने बचा 3, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ से कैरी कर लो 1। अब तो आई थिंक ये 8 पे ही जाएगा, देख लेते हैं फिर भी 9 पे कितना आ रहा। 9 एकम 9, 9 चौक 36, कम 9 12, नहीं 9 पे जा रहा है, तो 9 पे चला गया। ठीक है, माइनस करेंगे। 11 में से 9 गए, कितने बचे 2, फिर 10 में से 4 गए, 6 गए, 4 बचे, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा आई थिंक 4 या 5 पे जाएगा। 4 एकम 4 और चौक 16, 4 5, तो ये जाएगा 3 पे अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया है, 179.3 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि और छोटा कर दो इसको, कितना हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हो, -2 से भी कर सकते हो। जिस बच्चे को -2 में प्रॉब्लम हो वो ऐसे भी कर सकते हो कि ये नीचे था ना 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 100, तो अगर मैं इस नंबर को 100 से डिवाइड करती हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, वो 1.793 आ जाएगा। ठीक है, और निकाल क्या रहे थे हम, केसी निकाल रहे थे, तो पहले यूनिट भी देख लो। इसकी क्या है कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, मोल पर लीटर। इसकी क्या है कंसंट्रेशन की यूनिट, मोल पर लीटर। और इसकी भी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, तो या तो आप यहाँ पर लिख दो मोल पर लीटर, या फिर आप इस पर लिख दो मोलर, कैपिटल M। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। नेचर में हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में। आयोडीन कैसे एग्जिस्ट करता है, I2 की फॉर्म में। और कह रहे हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम है, तो इक्विलिब्रियम का साइन। और कह रहे हैं टू गिव HI, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, HI। अब क्वेश्चन में रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम रिएक्शन लिखकर उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कैसे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ कितना 1, यहाँ आयोडीन कितने हैं 2, यहाँ कितना 1। अगर मैं बिना रिएक्शन लिखे ऐसे ही कर दूं कि भाई ये ऐसे हो जाएगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और ये हो जाएगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और वैल्यू पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम जो एग्जैक्ट केसी है वो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन लेफ्ट साइड में 2 हैं, तो राइट साइड में भी हमें 2 करना पड़ेगा। अब हमने जब लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा था, हमने उसमें क्या सीखा था कि भाई जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो लिख दो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो लिख दो, जो भी उसकी स्टोइचियोमेट्री है उसको कहाँ चढ़ा दो, पावर में। तो क्या बन गया ये HI की कंसंट्रेशन की पावर 2, H2 और I2 की कंसंट्रेशन। अब HI की वैल्यू देखते हैं। अच्छा, ये जो है ब्रैकेट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रैकेट यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट जो है यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल्स पर वॉल्यूम। तो अब क्या हो गया, अब देखो इस क्वेश्चन में ना वही चीज़ है कि हमको एक तो वॉल्यूम दिया है और एक हमको मोल्स दिए हैं। तो अगर हम मोल्स बाय वॉल्यूम कर देते हैं तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ही तो निकाल रहे हैं, है ना। तो आप देखो इन्होंने क्या कहा है, कंसंट्रेशन इन्होंने खुद से ना दे के हमसे चाह रहे हैं कि हम निकालें ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो अब देखो HI के कंसंट्रेशन, HI की कंसंट्रेशन के लिए क्या होगा, HI के मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो HI के देखो कितने दिए हैं, 2.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो 2.4 मोल्स, और वॉल्यूम कितनी है 5 लीटर। तो ये तो इससे तो क्या आएगा, HI के मोल्स आएंगे, वो सॉरी HI की कंसंट्रेशन आएगी। और H2 की कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, H2 के मोल्स बाय वॉल्यूम, और I2 की कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, I2 के मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है,
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, Kc। तो क्वेश्चन सिंपल है, आसान है। बस नॉर्मली क्या हो रहा था कि पीछे के क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दे रखी थी कि भैया ये कंसंट्रेशन ना सीधा फॉर्मूले में पुट कर दूँ। अब बस उन्होंने क्या किया, मोल्स बाय वॉल्यूम देके बोला कि पहले कंसंट्रेशन भी खुद से निकालो और फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2.4/5 है ऐसे, इनटू में 2.4/5 है, इसका स्क्वायर है ना। पॉइंट हटाया 1 0 आ गई, पॉइंट हटाया 1 0 आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 पे कट रहा है, ये भी 2 पे कट रहा है। ठीक है, 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144, और 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 625। आप यहाँ पे भी चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है ये क्या है 0.4/5 इंटू में 0.4/5, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0। ठीक है, 2 पे काट दो, ये भी 2 पे काट दो। मतलब आप कैलकुलेशन अपने तरीके से कर सकते हो, मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। बस मैं कर इसलिए रही हूँ कि भाई किसी बच्चे को वैसे किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसको हेल्प हो जाए, अदरवाइज़ आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्या आया है, इसको सॉल्व करके मेरा क्या आया था 144/625। इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके हमारा क्या आया था 4/625। अब ये क्या हो जाएगा 144/625, इसको ऊपर भेज दो, उल्टा हो जाएगा 625/4। 625 से 625 कट गया, कितना आ गया 144/4 डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 4 तिया 12 माइनस किया 6 4 पंजे 20, 4 6 24। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा आंसर आ गया। Kc का कितना आ गया है 36। अब यूनिट निकालेंगे, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, तो ये हो गया मोल पर लीटर का स्क्वायर। ये भी कंसंट्रेशन है, इसका क्या हो गया मोल पर लीटर। ये भी कंसंट्रेशन है, इसका क्या हो गया मोल पर लीटर। तो ये पूरे पूरे कट गए, यानी कि इस क्वेश्चन में Kc की कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, तो आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आ रहा है, 36 ही आ रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे थे। अब हम लोग Kp Kc के न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि अगर आ जाए तो किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है जिसमें आपको Kc निकालना है और दूसरा पार्ट है जिसमें आपको Kp निकालना है। तो सबसे पहले Kc निकालना देखते हैं। डिटरमाइन द Kc फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे दी है और आपसे कहा है इस रिएक्शन के लिए Kc निकालो। और अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे Kc का तो एक वो फॉर्मूला भी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, हमें कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दी ही नहीं है तो समझ जाइए कि ऑब्वियस सी बात है कि वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे Kc निकालना है और फिर क्या दे दिया इन्होंने Kp दे दिया, और Kp के साथ साथ इन्होंने टेम्परेचर दे दिया। तो जो हमारा रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है हमारा Kp इज़ इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, ये होता है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या निकालेंगे Kc। अब Kc के साथ ये पूरी टर्म क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड। तो ये हो जाएगा Kc इज़ इक्वल टू Kp अपॉन में RT की पावर डेल्टा Ng। अब बात करते हैं डेल्टा Ng की। तो डेल्टा Ng क्या था हमारा, चेंज था मोल्स में, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं बट हमेशा गैस के लिए करते हैं, तभी यहाँ पे G लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट के मोल्स माइनस में रिएक्टेंट के मोल्स, और ये जो मोल्स हैं ये गैसियस फॉर्म के लिए ही यूज़ करने हैं आपको। तो देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो प्रोडक्ट में मोल्स कितने हैं 2 हैं, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, देखो इसके आगे क्या है 2 और इसके आगे क्या है 1। इसको भूल मत जाना, कहीं नेग्लेक्ट कर दो गलत आ जाएगा। तो 2 + 1 मतलब टोटल प्रोडक्ट के मोल्स माइनस में टोटल रिएक्टेंट के मोल्स। तो 2 -
3 करेंगे तो क्या आएगा -1। तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया KP अपॉन में RT की पावर -1। -1 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, +1। तो KP इंटू में RT की पावर क्या हो गया, +1। तो आसान भाषा में KP इंटू में R इंटू में T करना है, ठीक है। KP की वैल्यू कितनी दी है, 3.4 बार। अब जो आपके पास क्या बोलते हैं, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनकी यूनिट को देख के हम डिसाइड करते हैं कि हम R क्या लेंगे। तो अब यहाँ पे R क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0.083। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड, तो ये हो गया। तो कितना आ गया ये हमारा, इतना। तो आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपका जो है KC का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3.4 इंटू में पहले मैं 83 कर देती हूँ, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 8 चौक 32, 8 तिया 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 3 कितने हो गए, 27, 2 2 8 और 2। यहाँ पे पॉइंट था और इधर क्या था, 3 डिजिट्स के आगे पॉइंट था, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आएंगे, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.2822। अब इसको 1273 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो करते हैं। 2822 को मल्टीप्लाई करेंगे 1273 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 7 8, फिर है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 8 7 56 और 1 57, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो गए, 19, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 1 से कर दो तो 6 आ गया। ये कितना हो गया, 10, ये हो गया 9 और 10 और 4 14, ये हो गया 8 और 8 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20 और 2 22, 7 8 10 19, तो ये कितना हो गया, 8 9 10 और 5 15 और ये। अब देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ, तो इसका आंसर जो है वो कुछ आ रहा है 359.2406। में एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसका आंसर यही आ रहा है क्या, हाँ 359.24, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है बुक में, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, KC। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम B पार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम B पार्ट सॉल्व करेंगे। B पार्ट में हमको क्या निकालना है, KP। तो KP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, KC इंटू में RT की पावर डेल्टा NG, और डेल्टा NG निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट के टोटल मोल्स माइनस में रिएक्टेंट के टोटल मोल्स। तो प्रोडक्ट के मोल्स देखो, ये कितना है 2 और ये कितना है 1, तो ये कितना हो गया 2 + 1 माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 2, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारा KP = क्या आ गया है, KC RT की पावर 1। तो KC इंटू R इंटू T करना है। KC की वैल्यू कितनी है, KC की वैल्यू है 3.75 इंटू 10 की पावर -6। R की वैल्यू क्या लेंगे, R की वैल्यू लेंगे हम 0.083, और टेम्परेचर इस समय ऑलरेडी केल्विन में है, तो आपको अब किसी और चीज़ में बदलने की नीड नहीं है। 10 की पावर -6 को होल्ड पे रख सकते हो आप, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, और फिर जो आए उसको 1069 के साथ। तो चलो करते हैं। 375 और 83 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 कितने हो गए 11, 8 पंजे 40, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो गया 60,
8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 6 कितने हो गए हैं 30। 5 2 1 1 3। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 के बाद लगा दिया पॉइंट। तो ये आ गया हमारा 0.31125। इसको मैं होल्ड पे डाल रही हूँ। 1 इंटू में अभी करेंगे 1069 और फिर इंटू में 10 की पावर -6। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 31125 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1069 से। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, 9 एकम 9 और 2 कितना हो गया हमारे पास 11, फिर 9 एकम 9 और 1 कितना हो गया 10, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया 28, फिर 6 पंजे 40, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से करेंगे। ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 12, 1, 9 और 6 कितने हो गए 15, 16, 17, 10, 11, 12, 3 और ये कितना आ गया 3। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 5, 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पे सही किया है ना, टोटल 5 2 7 3 और 5 12 1 9, चलो 10 हो गया, 17 ठीक है, 1 10 11 12 ठीक है, ठीक है। अब कितना आ रहा है ये 332.72। आगे का लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनटू में 10 की पावर कितना आ रहा है -6। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यही आंसर है कि नहीं है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आंसर तो आपका यही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो नहीं बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इसको हम यहाँ ला रहे हैं 1 2, तो ये 3.32 अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इजी सा टॉपिक है और वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। वैसे देखो अगर मैं बात करूँ ना तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं मानती हूँ न्यूमेरिकल में थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है, अदरवाइज़ ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक क्या होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और हम सबको पता है होमो का मतलब क्या होता है सेम, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट। तो इक्विलिब्रियम में सेम और डिफरेंट किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा जा रहा है या बात की जा रही है, तो वो बात की जा रही होती है फेजेस के रिस्पेक्ट में। अगर कोई भी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो सेम फेज में हैं, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। जैसे कि अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, दोनों ने रिएक्शन करी, ठीक है, क्या बना दिया एस्टर और वाटर। तो देखो रिएक्टेंट लिक्विड, प्रोडक्ट भी लिक्विड। तो जो रिएक्टेंट का फेज़ है अगर वही हमारा प्रोडक्ट का भी फेज़ होता है तो हम उसको क्या कह देते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रहे, तो ये भी रिएक्टेंट में क्या है गैसेस, प्रोडक्ट में भी क्या है गैसेस। फिर देखो SO2 और O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है SO3, तो SO2 और O2 क्या है गैसेस, SO3 भी क्या है गैसेस। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेजेस में है तो उनको हम क्या कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब आते हैं हेट्रोजीनियस में। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट।
ऐसे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट फेजेस में, अलग अलग फेजेस में हैं, तो उनको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ क्या था, सॉलिड, बट प्रोडक्ट में सॉलिड के साथ साथ और क्या आ गया, गैस। अगर यहाँ पे भी सॉलिड हो जाता, मतलब CO2 की जगह सपोज कुछ और होता सॉलिड फॉर्म में, तो ये होमो का एग्जाम्पल बन जाता, बट ये सॉलिड सॉलिड गैस डिफरेंट हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, सॉलिड सॉलिड गैस गैस अलग हो गया, रिएक्टेंट सॉलिड है बट प्रोडक्ट में गैसेस भी आ रही हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या है, वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, उसके साथ इक्विलिब्रियम बना रखा है उसने, तो यहाँ क्या है, रिएक्टेंट लिक्विड, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट गैस, तो डिफरेंट फेजेस हो गया हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी सा है। होमो और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हमें पता करना है, तो अगर सेम फेज रहेगा तो होमो, अलग रहेगा तो हेट्रो। रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज अगर सेम है तो क्या हो गया, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर गैस 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 सभी गैसेस में है तो क्या हो गया, ये होमोजीनियस। ठीक है, पूरा नाम लिख लेना आप। फिर ये क्या है, सॉलिड सॉलिड गैस गैस, रिएक्टेंट में सॉलिड है बट प्रोडक्ट में गैसेस भी आ गई, डिफरेंट फेजेस हो गया, तो ये क्या हो गया है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, फिर है एस्टर है हमारे पास, ये एक्वस है। एक्वस का मतलब समझते हो, पानी के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ। अब मैं चीनी है, चीनी को पानी के अंदर डिज़ोल्व करूँगी, मीठा पानी बना दूँगी, तो वो एक्वस फॉर्म कहलाएगी, बट है तो लिक्विड ही ना, पानी के अंदर अगर डिज़ोल्व किया तो क्या लिक्विड ही है। वाटर आप सबको पता ही है लिक्विड रहेगा। फिर ये एक्वस यानी कि लिक्विड हो गया, ये भी क्या हो गया, लिक्विड। तो पानी है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, तो यानी कि सबका फेस सेम है, तो क्या हो गया, ये होमो। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को गलत मत कराना। फिर है Fe3+ एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस है बट यहाँ क्या आ गया, सॉलिड, तो रिएक्टेंट में एक्वस है यानी लिक्विड और प्रोडक्ट में क्या है, सॉलिड, तो डिफरेंट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, हेट्रो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।